Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2। आपको पता ही होगा लास्ट टाइम में हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया इस चैप्टर के। आज ये हमारी प्रैक्टिस सेट 2.6 है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप लोग बुक में देख चुके होंगे कि कैसी कैसी वर्ड्स प्रॉब्लम आने वाली हैं। क्वेश्चन जो होंगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होंगे। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में बनाकर सॉल्व करेंगे। कौन सी इक्वेशन बनानी है, चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस उसी के फॉर्म में आपको इसको क्रिएट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है और फिर उसको सॉल्व करके दे देना है। जो भी वैल्यू आएगी वो आंसर होगा आपका। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो। जितने भी लोग नए आए हो आज सेशन में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.6। प्रैक्टिस सेट 2.6 चैप्टर नेम क्या है स्टूडेंट्स, पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने जैसे कि कहा ये जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इनमें ना आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। कैसी वर्ड्स प्रॉब्लम, ऐसी वर्ड्स प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी लाइफ पर बेस्ड होंगे। ओके, इनको ना आप जरा क्वेश्चंस को फील करना, प्रैक्टिकली सोचना कि कैसे हम लोग कर सकते हैं और उसी के बेस पे इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं हम लोग कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। लिखा है प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रगतिज एज, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रगति एज, प्रगति की एज का प्रोडक्ट इनको बताना है। वो क्या है, 2 years ago एंड 3 years hence is 84। ओके फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि प्रगति की जो एज है उसका 2 years ago और 3 years hence जो एज आएगी उसका प्रोडक्ट 84 बताया है इन्होंने। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ओके, देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आप मुझे बता सकते हो प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है। प्रोडक्ट की मीनिंग क्या होती है, आपको पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन। अगर सम की मीनिंग पूछेंगे तो सम की मीनिंग क्या होती है, ऐड करना, राइट। इसी तरह से अब हम लोग यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की वर्ड्स जो हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। इन्होंने कहा कि 2 साल पहले जो एज थी और 3 साल बाद जो एज है, बाद का तो आपको समझ में नहीं आया होगा। ये जो हैंस वर्ड लगाया गया ना, ये हैंस के में ही छुपा हुआ है बाद का, ठीक है। जब भी हैंस मीनिंग आ जाए आप समझ जाना कि एज जो है आफ्टर में ली जा रही है। अगर आज आपकी एज 5 ईयर है, सपोज दैट आज आपकी एज 5 ईयर है, अगर एगो की बात करेगा, एगो की बात करे कितना, 2 ईयर एगो, एगो 2 ईयर्स, तो आप समझ जाओगे कि सर 3 साल के रहे होंगे। अगर हैंस की बात करें, हैंस 2 ईयर्स, ओके, तो आप समझ जाओगे कितना, 7 हो जाएगा, ठीक है, 2 साल बाद। तो हैंस की जब बात की जाती है इस तरह से, जो आगे आने वाली एज होगी वो क्या होगी, 7 ईयर होगी। इसी तरह से हम इसको कोडिंग में बात करते हैं। आपको नहीं पता प्रगति की एज कितनी थी, पता है क्या, नहीं पता है, तो इन्होंने कहा कि प्रगति की एज जो है वो है x, ठीक है। अगर x है तो 2 ईयर एगो की बात करोगे, एगो बोला है ना कितना, 2 ईयर, मैंने कहा लेट कर लेते हैं, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद ऊपर बाद में बात करेंगे। 2 ईयर एगो मैंने कहा तो आप कहोगे सर x में से 2 माइनस कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने यहां पर 3 कैसे आया था, 5 में से 2 माइनस किया होगा ना, जो आज की एज है उसी में से आपने 2 माइनस कर दी होगी, तभी तो आया। फिर उसके बाद में आपको यह भी समझ में आएगा, अगर हैंस की बात की जाए, हैंस, तो आप कहोगे सर प्लस कर देना चाहिए। क्यों, तभी तो 7 आएगा जब 5 + 2 करोगे। जितनी भी आज की एज होगी, हैंस मतलब आगे आने वाला, आगे कैसे आएगा, जब आप ऐड करोगे। 2 साल बाद चाहिए तो 2 साल आप ऐड कर देना, यहाँ 7 नहीं 2 ईयर ऐड हो जाएंगे, तो जो भी आंसर आएगा वही आपका 2 साल बाद की एज हो जाएगी। फिर उनका 2 साल पहले और 2 साल बाद जो एज थी उसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो है 84 का इक्वल। 2 साल पहले
और 2 साल बाद जो एज बनेगी उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, उसका मल्टीप्लीकेशन है 84। 1 मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक कहानी समझ में आ गई। तो ये बात अगर आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, इक्वेशन वहीं से बनेगी। चलो दिखाते हैं कैसे बनेगी। क्वेश्चंस को बहुत ही सब्र रखकर सीखना, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम है। अच्छे अच्छे बच्चों को वर्ड ही नहीं समझ में आता कहना क्या चाहता है ना। तो जो वर्ड्स मैं सिखा रहा हूं उन वर्ड्स को सीखना और सोचना कि ये वर्ड्स कैसे अप्लाई करे जा सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप लेट कर लो, लेट प्रगतिज प्रेजेंट एज, हमको प्रेजेंट एज निकालनी है। फ्रेंड्स एक बात और याद रखो, अगर आपको जो चीज निकालने को कहे ज्यादातर वही लेट कर लेना, ठीक है। जो निकालने को कहा जाता है वही लेट कर लिया जाता है। जैसे इन्होंने पूछा प्रेजेंट एज बताओ, तो हमने प्रेजेंट एज को मान लिया x है। अगर x आज है, प्रेजेंट में है, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, कितना ईयर एगो जाना है हमको जाना है 2 ईयर एगो। तो 2 ईयर एगो क्या होगा, प्रगतिज एज 2 ईयर एगो। तो एगो की बात करोगे तो माइनस करना पड़ेगा, और अगर हेंस की बात करें, हेंस प्रगतिज एज कितने ईयर, 3 ईयर, एज 3 ईयर्स इज इक्वल टू x प्लस 3। राइट फ्रेंड्स, इन्होंने कहा था कि प्रोडक्ट करना है। जो एगो की एज थी और हेंस की जो एज थी उसका प्रोडक्ट जो है वो 84 है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट का मतलब हो गया मल्टीप्लाई कर देना इनको, राइट। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहां तक समझ में आया हो तो क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते कि मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा। मल्टीप्लीकेशन आएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसको उठाकर एक बार इसके साथ में किया जाता है ना, फिर अगली बार में अगले टर्म के साथ में किया जाता है। तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो 3x, साइन को साइन के साथ में करना। यहां माइनस है, अब इसका तो मल्टीप्लीकेशन हो चुका दोनों के साथ में, अब ये माइनस का काम है, तो आप पहले इसके साथ करो फिर इसके साथ में करो। तो माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू 8। 8 को इधर ले आओ बेटा, एक्स स्क्वायर, और आप देखोगे तो आपको दिखेगा प्लस 3x माइनस 2x कितना हो गया, x हो गया। फिर उसके बाद में माइनस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, जरा बताओ मुझे, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई ना। गड़बड़ क्या हुई, ये 14 नहीं है, ये 84 आंसर आएगा बेटा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन बुक में दिया है 84 है, तो ये 84 यहां पर आएगा। माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 90। 84 और 6 कितना होता है, 90 होता है। हाँ, यहां तक क्लियर है आपको। अगर यहां तक कहानी समझ में आई है, अब देखो आगे क्या समझाना है। 90 का फैक्टर करना है। पहली बात तो मैंने क्या सिखाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय 90 को यहां जो वैल्यू लिखी होती है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां तो कुछ है नहीं, तो 1 मान लो, 90 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा। और 90 का अब फैक्टर करो कि मल्टीप्लीकेशन और फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से 90 आ जाए, और माइनस जो इसके साथ में यहां पे लगा होता है ना साइन, वही ऑपरेशन करना है। माइनस लगा है तो माइनस करने से यहां पर जो लिखा होता है b की वैल्यू, b कितनी है, 1 है, तो 1 आना चाहिए। तो आप देखो क्या 10 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 90 नहीं मिलेगा, और इसी फैक्टर को अगर आप माइनस में यूज करो तो क्या 1 नहीं मिलेगा, मिल गया फैक्टर। तो आप कह सकते हो सर यहां पर अप्लाई करने के लिए हमारे पास 10 और 9 है, तो हम लोग यहां अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आप देखो कॉमन ले सकते हो, अब कॉमन ले लो, लीनियर इक्वेशन बना लो। तो देखो x कॉमन लिया, x प्लस 10 बच गया, माइनस x
ठीक है, 1 मिनट रुकना, फिर कोई गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो रही है, 10 माइनस 9 करना है तो हमारे पास यहाँ 9x आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर आप देखोगे तो माइनस माइनस दोनों में है, तो आप माइनस कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लिया, सो x प्लस 10 बच गया इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा ये बताओ क्या ये और ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिख रहे हैं? इसीलिए पता चल रहा था कि गड़बड़ हो रही, क्यों? क्योंकि पहले ब्रैकेट जो थे सेम नहीं बन रहे थे, अब सेम बन गए, मतलब गड़बड़ हमारी कहीं भी नहीं है। अब x माइनस 9 को एक ब्रैकेट में, x प्लस 10 को एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। ठीक है, वहां भी एरिया खत्म हो गया। अब कहाँ चले? चलो इधर आ जाओ। देखो, तो अब हमको लगाना पड़ेगा जीरो प्रोडक्ट रूल। इफ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। और हम कहेंगे अगर इफ x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू कितनी? माइनस 10। यही वाले फैक्टर ले रहे बेटा एक बार। ठीक है, तो देखो 9 जो आया वो पॉजिटिव आंसर आया। अगर 9 पॉजिटिव आंसर आया तो यही हमारे काम की चीज है। क्या एज जो थी, x जो थी वो तो एज थी, क्या एज निगेटिव हो सकती है? क्या एज निगेटिव लेट से कर सकते हो? क्या कोई बच्चा माइनस में हो सकता है? क्या 0, या तो उसकी एज 0 रही होगी, या 1 ईयर या 2 ईयर, क्या -1 हो सकती है क्या? हाँ, नहीं ना। तो पॉजिटिव वाली चीज लेने से हमारा काम होगा, मतलब उसकी जो प्रेजेंट एज है x जो लेट की थी वो आएगी 9। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को कितने इजीली तरीके से किया गया है। बस यहाँ पर जो इक्वेशन बनी थी क्वाड्रेटिक, यहाँ तक कहानी होनी चाहिए कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए बस। अगर इतना बनाना आता है तो समझ लो आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा क्लियरली सॉल्व हो चुका है। राइट, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा वो भी समझ लेते हैं, देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हो। रीड करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व करना है। चैप्टर ही डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, है ना फ्रेंड्स। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 244। इन्होंने ऐसे कहा है कि आपको ना 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर बोला है फ्रेंड्स, इवन नंबर है और उनका क्या 244 आना चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो ऐसे नंबर ले लो इवन होने चाहिए, और इवन के साथ में उनको स्क्वायर करना है, फिर उसको ऐड करना है। राइट, अब जरा आपको बताते हैं इवन की कहानी कैसे चलती है। सपोज करो आपने इवन नंबर कभी पढ़ा है अगर, तो आप कहोगे सर 2 से स्टार्ट होता है, 2 4 8 6 डैश 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 इस तरह से चलता है। राइट, अगर ये नंबर आपके इवन है तो आपको ये भी समझ में आता होगा कि हर अगला नंबर कितना स्टेप आगे बढ़ जाता है। जैसे मैं अगर कहूं कि 4 कब आया, जब आपने पिछले नंबर में 2 ऐड कर दिया, पिछले नंबर में 2 ऐड कर दोगे तो 4 आ जाएगा। 8 कब आएगा, ये देखो अपोजिट लिख दिया, यहां पर पहले 6 आएगा फिर 8, तो अब 6 कब आएगा, जब पिछले नंबर में 4 में आप 2 ऐड कर दोगे, पिछले नंबर में 2 ऐड कर देंगे तो हमारा इवन नंबर बनेगा। फिर अगर बात करें कि 8 कब आया, तो 6 में जब 2 ऐड कर दिया तभी तो अगला नंबर आ रहा है। मतलब अगला नंबर आने के लिए पिछला नंबर पता होना चाहिए, और पिछले नंबर में 2 स्टेप ऐड कर देने हैं, मतलब 2 ऐड कर देना है। राइट, जैसे अगर मैं कहूं कि आपके पास में कोई एक नंबर x है, तो इसका अगला वाला जो इवन नंबर आएगा तो वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास में x प्लस 2, मतलब पिछले वाले में से 2 ऐड कर देना है ना। फिर इसी में 2 और ऐड कर दो, तो आपके जब 2 में 2 और ऐड करोगे तो x प्लस 4 आ जाएगा, फिर ऐड करोगे तो 4 में 6 हो जाएगा। तो ये क्या एक नंबर बनता जा रहा है, और ये सब कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव की मीनिंग होती है लगातार आना, बीच में कोई भी नंबर गायब नहीं होना चाहिए। 2 के बाद में इवन नंबर जो होता है लगातार 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है, 10 आता है, ये हर कोई जानता है। इसी तरह से अगर मैं कोडिंग में बात करूं कि आपको नहीं पता कि कौन सा नंबर है, तो उस कंडीशन में आप कहोगे सर वो x है। अगर x है तो अगला नंबर x प्लस 2 होगा, फिर अगला नंबर x प्लस 4 होगा, पिछले वाले से 2 स्टेप ज्यादा, मतलब 2 नंबर ज्यादा रहेगा हर अगला वाला मेंबर। राइट फ्रेंड्स,
अब अगर ज़्यादा रहेगा तो अब इसी चीज़ को अप्लाई करो क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर देना है जरा वो भी समझते हैं। देखो, तो क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसे अप्लाई किया कि पहले लेट कर लिया एक नंबर है x, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। अगर फर्स्ट नंबर x है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 2 होना चाहिए, 2 स्टेप ज्यादा होना चाहिए। अभी समझाया कैसे आता है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने ये कहा हमसे सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव। तो स्क्वायर बोला था तो हमने स्क्वायर कर दिया और फिर इनका सम कर दिया तो अब आप देखोगे तो आंसर आएगा 244 से, राइट, 244 आ गया। अब आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करना है। फिर उसके बाद में 2 स्क्वायर आएगा मतलब बी स्क्वायर, तो 4 हो गया। फिर 2ab, ये a है ये b है। उसके बाद में 244, फॉर्मूला सबको याद होगा, है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x और इसको उठा के इधर ले आओ माइनस 244 इज इक्वल टू 0। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके भी बाद में आप देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे अरेंज होती है। अब x वाला पैटर्न, और इसको जब माइनस करोगे 4 को 244 के साथ में तो 240 आंसर आएगा, वो भी माइनस साइन के साथ में। क्यों? क्योंकि माइनस बड़ा है, 244 बड़ा है। फिर उसके बाद आपको ये नहीं नजर आ रहा है क्या कि 2 सब में कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लो इक्वेशन, ताकि छोटी हो जाए, सॉल्व करने में आसानी हो जाए। वह यहाँ 120 बच गया इज इक्वल टू 0। 2 को उठा के डिवाइड में भेज दो तो आप कुछ इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। राइट फ्रेंड्स, यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो अब आपको यह भी पता चल गया होगा कि 120 का फैक्टर करना पड़ेगा, और ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने से 2 आ जाए। तो कौन सा हो सकता है? मुझे तो याद आ गया एक फैक्टर, जिसमें हम लोगों को 12 का टेबल रीड करना पड़ेगा। आप कहोगे सर 12 इंटू 10 जो होता है 120 होता है, और 12 इंटू माइनस 10 का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है, तो माइनस करने से 2 आना चाहिए था, हमारा मिल रहा है, मतलब यही फैक्टर अप्लाई करना है। अप्लाई कर दो, x प्लस 12 माइनस 10 और फिर बाहर x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता चल गया होगा कॉमन लेना है, तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 12 बच गया, माइनस 10 कॉमन ले लिया, x प्लस 12 बच गया इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 दोनों ब्रैकेट में है, तो हम क्या करेंगे, एक जगह लिख लो x प्लस 12, दूसरे में लिख लो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इफ x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू माइनस 12, मतलब ये तो नहीं लेना है, नंबर निगेटिव नहीं लेना था आपको। फिर उसके बाद में आप इसको ले सकते हो, इफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 हो गई। दैट इज योर आंसर। मतलब जो आपने फर्स्ट नंबर लेट किया है वो क्या है 10 है, क्योंकि x ही तो लेट किया था, x हमारा फर्स्ट नंबर था तो यही हमारा 10 आया। और अगर ये 10 आया तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 10 प्लस 2 मतलब 12, तो ये आपका सेकंड नंबर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे स्टेप बढ़ा देना, लिख देना फर्स्ट नंबर इज x, सो x इज इक्वल टू 10, सेकंड नंबर इज x प्लस 2, तो सेकंड नंबर इज 10 प्लस 2 मीन्स 12 हो गया। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। यहां तक हम लोगों को पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई है कि क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे बनानी है। राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक पूरी मजा आई होगी क्वेश्चन को करने में। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है जरा उसको समझ लेते हैं। एक और बहुत ज़रूरी नोटिस, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ आपके काम का है, तो कोई जो सेशन है उसको शेयर करना मत भूलो, है ना फ्रेंड्स। तो सेशन को शेयर करो साथ ही साथ, और इसको लाइक करो, क्योंकि अच्छा लग रहा है तो लाइक करना तो बनता है ना, भूलना नहीं, लाइक करो। जितने भी लोग नए आए हो सब्सक्राइब जरूर करना। सब लोग अपना अपना काम करते रहो, भूलना कुछ नहीं है।
प्रैक्टिस सेट 2.6 में थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ, इन द ऑरेंज गार्डन, एक ऑरेंज गार्डन है, उसमें हमसे कहा गया है कि मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज, 150 ऑरेंज ट्रीज हैं। चलो इसको समझाते हैं कैसे होगा। तो जरा एक गार्डन आप लेट करो अपने माइंड के अंदर। गार्डन कैसा होगा? सर्कुलर हो सकता है ना, या फिर रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, हमें नहीं मतलब, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलेगा कि कैसा हमें बनाना है, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर। तो इतनी बात तो पता चल गई कि गार्डन के अंदर जो ट्रीज हैं वो 150 हैं। फिर उन्होंने कहा द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड कॉलम की बात कर दी है स्टूडेंट। और जरा इस कॉन्सेप्ट को समझ के चलो। देखो, अगर मैं कहूं आपके पास में ये एक गार्डन है, राइट फ्रेंड्स, ये क्या है? एक गार्डन है। कुछ टाइप के मैंने गार्डन बना दिए। ये गार्डन इतने क्यों बना दिया आपको समझ में आएगा कैसे आता है ना। तो जरा आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर ऐसे फिल कर दूं कि यहां पर एक ट्री लगा हुआ है, यहां पर एक ट्री, यहां पर एक ट्री और यहां पर एक ट्री, है ना, तो आप बताओगे, जरा बताओगे कि यहां रो क्या है और कॉलम क्या है? तो आप कहोगे सर, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, मतलब इस वाले चीज को, तो आपको दिखेगा ये है कॉलम। क्या है ये? C4 कॉलम है। अगर आप कहते हो सर आप राइट टू लेफ्ट देखिए, ऐसे देखिए आप, तो अब आपको ये दो पेड़ मिलेंगे और इसको बोला जाता है रो। ठीक है, समझ में आ गई बात? रो एंड कॉलम। ओके, अब जरा बात करते हैं नंबर ऑफ ट्री की। नंबर ऑफ ट्री, तो नंबर ऑफ ट्री कैसे आता है स्टूडेंट? जितने भी रो हैं और जितने भी कॉलम्स हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जितनी भी रो हैं और जितने भी कॉलम। कितनी रो हैं? रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। आपको दो खड़ी हुई लाइनें दिख रही होंगी, एक तो ये वाली दिख रही है और एक ये वाली दिख रही है। तो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब रो हो गई हमारे पास 2 और कॉलम कितने हैं? कॉलम भी हमारे पास, अगर ऐसे ऐसे देखोगे तो 2 कॉलम हो गए, तो ये 2 हो गया, मतलब टोटल 4 ट्री है हमारे पास में। कितने हैं स्टूडेंट्स? 4 ट्री हैं। अगर मैं इसी तरह से इसमें बात करता, 1 ट्री, 2 ट्री, 3, फिर मैं ऐसे ट्री बना देता और फिर ऐसे ट्री बना देता, ये सब ट्री हो गए, है ना। काउंट करके बता सकते हो कि कितने ट्री हैं, बट हमको काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन होगा और उसमें एक लाइन से पेड़ लगे होंगे, फिर दूसरी लाइन में पेड़ लगे होंगे, इस तरह से कितने पेड़ लगे होंगे, हम क्या हर पेड़ को गिनने जाएंगे? नहीं, हर पेड़ को नहीं गिनने जाएंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये काउंट करेंगे कि कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं कि जो कॉलम है, 1 कॉलम ऊपर से देखना है तो 1 कॉलम, है ना। फिर ये हो गया 2 कॉलम, ये वाला, फिर ये हो गया 3 कॉलम और फिर ये हो गया 4th कॉलम। 4 कॉलम है आपके पास में। अगर रो की बात करो तो ये आपकी एक रो हो गई R1, फिर आप देखोगे ये हो गई R2 और ये हो गया R3। राइट स्टूडेंट्स, 3 रो है। तो अब जरा पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, ट्री कितने हो गए? आप कहोगे रो इनटू कॉलम, तो रो है हमारे पास 3, कॉलम है 4, मतलब टोटल कितने आ गए? 12 ट्री आ गए। ट्रिक समझो, ट्री टोटल ट्री निकालने के लिए बस रो चाहिए और कॉलम चाहिए। अगर ये पता चलता है कि कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं तो आप आराम से निकाल लोगे, है ना। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि एक रो में कितने ट्री हैं ये गिन लो और एक कॉलम में कितने ट्री हैं ये गिन लो। एक रो में कितने ट्री हैं? 4 ट्री हैं। एक कॉलम में कितने ट्री हैं? 3 ट्री हैं, मतलब टोटल 12 ट्री होंगे पूरे फील्ड के अंदर। अगर मैं ऐसे बना देता, ये लो, अब आप बताओ कैलकुलेट करके कितने ट्री हो गए? कितने ट्री हो गए स्टूडेंट्स? चलो बताओ कितने ट्री हो गए? तो ट्री हो जाएंगे हमारे पास में 1 2 3 4 कॉलम तो इधर आ गए, 1 2 3 4 इधर भी आ गए, टोटल 16 हो गए। टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। यही आपका आंसर हो गया। तो टोटल 16 ट्री आ गए। बस यही चीज मुझे समझानी थी। अब क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको अगर यहां तक कहानी समझ में आ गई है तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को अब क्या कैसे करना है और कौन से तरीके से करना है। देखो, तो
क्वेश्चन ने ये कहा था इन ए गार्डन, हाँ, तो ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। समझे बात को? अब जरा यहां पे क्वेश्चन को समझो मेरे साथ में। इन्होंने कहा ईच रो मतलब हर एक रो में 5 पेड़ ज्यादा हैं कॉलम से। कॉलम में जितने भी पेड़ होंगे हमें नहीं पता है, ठीक है। जरा एक बार और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। इन्होंने कहा है कि द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर एक रो में जो ट्री हैं हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है। 5 मोर देन, जितने भी ट्री हैं वो क्या है, 5 ज्यादा हैं। 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, हर कॉलम से। तो कॉलम में कितने होंगे? अगर सपोज करो कॉलम में 6 ट्री हैं, अगर कॉलम में कितने हैं, 6 हैं, तो ये कॉलम के ट्री हो गए। तो रो के जो ट्री होंगे वो 5 ज्यादा होंगे कॉलम से, मतलब 11 ट्री होंगे, है ना। तो मैंने अभी अभी आपको ये चीज समझाई थी। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। तो फॉलोइंग चार्ट इन्होंने कह दिया। जरा आप मुझे ये बताओ बेटा, इन्होंने कहा कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर एक रो में जो पेड़ हैं वो कॉलम से 5 ज्यादा हैं, है ना। कॉलम से 5 ज्यादा। आपको क्या लेट करना चाहिए? आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि कॉलम में कितने हैं। जब कॉलम में पता होंगे तभी तो आप कह पाओगे कि रो वाले 5 ज्यादा रहेंगे कॉलम से। अगर कॉलम का ही नहीं पता कि कॉलम में कितने हैं तो रो में 5 ज्यादा कर देने से क्या फर्क पड़ता है। अगर हमें पता हो कि कॉलम में 2 है तभी तो हम कहेंगे रो में 5 ज्यादा रहेंगे इससे, कॉलम से। तो कॉलम से 5 ज्यादा रहेंगे मतलब 7 रहेंगे। तो कुल मिला के यहां समझ में आया होगा, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा कॉलम को। कॉलम का पता चल जाए तो रो का अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि 5 ज्यादा रखने हैं हमें वहां पर, है ना। चलो देखो, तो हम लोग यहां लेट करेंगे अकॉर्डिंग टू, अगर चार्ट बात की जाए तो चार्ट में भी देखो लेट किया गया है नंबर ऑफ ट्रीज। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम कितना है? x है। अगर कॉलम में x ट्री है तो क्वेश्चन में क्या बोला कि 5 मोर देन कॉलम। तो रो में कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो। ओके, तो कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। जरा बताओ मुझे, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बात क्या नहीं समझाई थी कि अगर कोई गार्डन है, गार्डन में जितने भी एक रो में ट्री लगे हैं और एक कॉलम में जितने भी ट्री लगे हैं, अगर आप इन्हीं का मल्टीपल कर दो तो पूरे गार्डन में लगे हुए ट्री का नंबर आ जाता है। क्या ये बात नहीं समझाई थी मैंने? कहा था ना, अगर रो में लगे हैं आपके 4 ट्री, कॉलम में लगे हैं 3 ट्री, तो टोटल मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 12 ट्री पूरे गार्डन के ट्री आ जाएंगे। तो जरा ये बताओ कि जब रो में x + 5 ट्री हैं, कॉलम में x ट्री हैं, तो क्या आप नहीं बता सकते कि टोटल ट्री कितने हो गए? इनका मल्टीप्लीकेशन ही तो इनका टोटल ट्री बताएगा, बताएगा कि नहीं बताएगा? तो इन्होंने लिखा है फाइनल नंबर ऑफ ट्रीज। फाइनल लिखा है? नहीं, टोटल लिखा है बेटा। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू, कैसे आएगा? मल्टीप्लीकेशन से आएगा। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, x और x + 5 को मल्टीप्लाई कर दो। ये रो हो, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और साथ ही साथ जरा याद करो, इन्होंने ये भी तो कहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है वो 150 है। कहा था कि नहीं कहा था क्वेश्चन में? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना है? 150। तो हम कहेंगे x और x + 5 का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो 50 का इक्वल आएगा। जरा मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, x² + 5x 150। 150 को उधर ले चलें तो कुछ इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, -150 = 0। बताओ, ठीक है? इक्वेशन बन गई। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए था नंबर ऑफ टोटल ट्री कैसे निकलता है। तो रो इनटू कॉलम, जितने भी ट्री रो में लगे हैं, जितने भी ट्री कॉलम में लगे हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे का आ जाएगा। बार बार बता रहा हूं, याद रखना बस। अब इसका फैक्टर करो 150 का, माइनस करने से 5 आना चाहिए। मुझे तो दिख गया,
मुझे तो मिला कि 15 इंटू 10 जो होता है फिर 150 होता है, और अगर इसी नंबर को हम माइनस कर दें तो 5 मिल जाएगा, मिलेगा। तो आप यही अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 10 और बाहर लिखा है एक्स 150 इज इक्वल टू 0। फिर यहां पर आओ, देखो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ये और ये नंबर में कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन हुआ तो x प्लस 15 बन गया, यहाँ से माइनस 10 कॉमन हुआ, ये भी x प्लस 15 बन गया, यहाँ x प्लस 15 एक ब्रैकेट में हो गया और x माइनस 10 दूसरे ब्रैकेट में हो गया। तो आप देख सकते हो इफ x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू कितनी, माइनस 15। क्या ट्री माइनस में हो सकते हैं? कॉलम में जो x था क्या वो माइनस में आएगा? नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला लेके देखो, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू कितनी, 10 आ गई। तो ये जब 10 आ गई तो यही आपका क्या हो गया, नंबर हो गया। तो कॉलम में कितने ट्री हो गए, 10, और रो में कितने हो गए, 10 प्लस 5 मतलब 15 ट्री आपके रो में हो गए। मतलब यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना स्टूडेंट्स? आ गया है क्वेश्चन समझ में? हाँ, मजा आई क्वेश्चन करने में। तो ये पूरा तरीका था, इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग आ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर। ओल्डर मतलब बड़ा और यंगर मतलब छोटा, हमें याद रखना पड़ता है। ओल्डर मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, और यंगर मतलब होता है छोटा। तो आप जरा ये बताओ कि अगर विवेक जो है किशोर से 5 साल ही ओल्डर है मतलब बड़ा है, तो आपको किसको लेट करने की जरूरत है, विवेक को या किशोर को? तो किशोर को अगर पता चल जाए, कि 5 ईयर का है तो विवेक उससे 5 साल बड़ा है मतलब 10 ईयर। तो कुल मिला के हमें किशोर की एज पता होनी चाहिए। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। राइट फ्रेंड्स, यहां पर हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि सम ऑफ देयर एजेस 1/6 दिया हुआ है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे हम लोग क्वेश्चन को लेट करने से। लेट क्या करना है वो हम लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन में आपसे यह कहा है कि विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 ईयर्स। अगर विवेक जो है किशोर से बड़ा है तो हमें पहले किशोर को तो पता चले कि किशोर कितना है। किशोर अगर 10 हुआ तो विवेक हमारा 15 होना चाहिए। किशोर अगर 15 हुआ तो विवेक हमारा 20 होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, लेट किशोर्स एज कितनी हो गई, x। अगर किशोर x ईयर का है तो हमारे पास विवेक जो होना चाहिए ऑटोमेटिकली हमें पता चलना चाहिए कि जो विवेक होगा वो x प्लस 5 होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। तो इनकी एज का रेसिप्रोकल और फिर उसका सम। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि रेसिप्रोकल क्या होता है, जस्ट अपोजिट कर देना। जैसे कोई नंबर लिखा है 6 तो आपको पता है इसके नीचे क्या हाइड है, 1 हाइड है। तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो इसका उल्टा कर दो, 1 ऊपर 6 नीचे कर दो, ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। इक्वल नहीं, रेसिप्रोकल आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखोगे x के नीचे भी 1 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x। फिर इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 1/x और 1/x प्लस 5 मतलब इनकी एजेस का रेसिप्रोकल और फिर उसका सम जो दिया हुआ है वो 1/6 दिया है। राइट फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आया। फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना चाहिए। तो x और x प्लस 5 का एलसीएम ले लो। ये x प्लस 5 और x का मल्टीप्लाई किया, x को इधर भेजो x प्लस 5 और x को इधर भेजो x इज इक्वल टू 1/6। मल्टीप्लाई करो फ्रेंड्स, x और x 2x हो गया, ऊपर आ गया 5, नीचे x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6। 6 को इधर भेज दो, 6 2 जा 12, x प्लस 30 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। ओके फ्रेंड्स, अब इन दोनों कंटेंट को इधर भेज दो, मतलब RHS में। तो आप देखोगे कि यहां पर x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 12x माइनस 13 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों प्लस के थे, उधर गए तो माइनस के हो गए। फिर 12x और 5x का सॉल्यूशन होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 30 का फैक्टर करना पड़ेगा, 30 का फैक्टर करना पड़ेगा, माइनस करने से 7 आना चाहिए, ऐसा आपको समझ के चलो। तो 30 का फैक्टर जो होगा 10 इंटू 3 में होगा, आप कहोगे यस सर। फिर 10 माइनस 3 जो होता है वो होता है 7, यस सर, है ना। फिर पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3 एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो आप कहोगे सर एक्स कॉमन हो गया, एक्स माइनस 10 मिला, 3 कॉमन हो गया, एक्स माइनस 10 मिलेगा। उसके बाद में x माइनस 10 एक ब्रैकेट के साथ, x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट के साथ इज इक्वल टू 0। क्लियर फ्रेंड्स, आई बात समझ में। अब उसके बाद में इफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू 10, और अगर इफ x की वैल्यू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होता तो x की वैल्यू माइनस 3 होती। राइट, यहाँ तक समझ में आई कहानी। फिर उसके बाद आप देखोगे कि x इज इक्वल टू 10 जो है एक अच्छी वैल्यू मिल रही है, माइनस में नहीं है, तो जो एज होगी वो माइनस में तो होगी नहीं, माइनस में नहीं होगी, तो हमारा आंसर जो होगा x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। फिर उसके बाद में 10 प्लस 5 मतलब 15 आंसर हो जाएगा। 10 एंड 15 आर देयर एजेस, ओके। उन दोनों की एजेस कितनी थी, किशोर की एज थी 10 और विवेक की जो एज थी वो 5 ज़्यादा थी, मतलब 15 थी उससे। बताओ क्लियर है क्वेश्चंस यहाँ तक? हाँ, मज़ा आ रही है? अगर आपको यहाँ तक सेशन समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करना, और सेशन को सबके साथ में अभी के अभी शेयर करो फ्रेंड्स, शेयर करो। जितने भी लोग नए आए हो ना, सेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलो, ये ना आप ही का फ़ायदा देगा। सब्सक्राइब करोगे तो आगे का जो सिलेबस मिलेगा उसमें आपको पता चलेगा कंटिन्यू कि क्या क्या हमारा सिलेबस में चल रहा है। अगर नहीं किए तो नोटिफिकेशन आएगा नहीं, आपको पता चलेगा नहीं, और कंटिन्यू सिलेबस तो चलता ही रहेगा, हम तो पढ़ाते ही रहेंगे, है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन कौन सा सिलेबस करने वाले हो और क्या क्या करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में। 5 में देखते हैं हमें और क्या क्या चीज़ें समझा रहे हैं ये लोग। तो क्वेश्चन में आप लोगों को अभी तक ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो भी क्वेश्चंस हैं आपके पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक के ऊपर बेस है। कोशिश यही करो कि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बने और कोई इक्वेशन ना बने, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, हाँ 4 था ये। 5 में बात करेंगे। सुयास स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन दैट इन द फर्स्ट, ओके। तो सुयास जो है फर्स्ट में जितने मार्क्स लाता है वो सेकंड वाले में 10 उससे ज़्यादा लाता है। सुयास स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट, ठीक है। तो सेकंड टेस्ट में 10 मार्क्स मोर लाया है देन दैट इन द फर्स्ट, तो फर्स्ट में जितने आए थे उससे 10 मार्क्स ज़्यादा आया। तो अभी हमको क्या पता चलना चाहिए कि फर्स्ट में कितने आए थे। फर्स्ट में अगर 10 आए थे तो सेकंड में उससे 10 मार्क्स ज़्यादा आएंगे, मतलब सेकंड में 20 आएंगे, है ना। तो हमको लेट जो करने की जरूरत पड़ेगी वो आएगी फर्स्ट वाले की। अच्छा, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट, ओके। इस क्वेश्चन को हम करके दिखाएंगे, फिर उसके आगे समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने ये बोला कि जो सुयास है वो सेकंड और फर्स्ट टेस्ट देता है। तो हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट में कितना आता है, सेकंड में। हमें ये क्वेश्चन देख के ये पता चलता है कि हमें जो लेट करने की ज़रूरत है वो फर्स्ट टेस्ट को लेट करने की ज़रूरत है। फर्स्ट टेस्ट स्कोर कितना, x। अगर फर्स्ट टेस्ट का स्कोर उसका x है तो सेकंड में 10 मोर है। अगर सेकंड में 10 मोर है तो उसको कैसे लिखना चाहिए, तो आप लिखोगे सेकंड टेस्ट स्कोर इज इक्वल टू x प्लस 10, राइट फ्रेंड्स। तो ये दोनों स्कोर हो गए। फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन दी, एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है, कंडीशन दे दी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलते हैं कि 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट का 5 टाइम, जरा लिख लो सेकेंड टेस्ट का 5 टाइम, तो x प्लस 10 और इसका 5 टाइम
x प्लस 10 और इसका 5 टाइम हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो है ये इक्वल है, किसका इक्वल है, सेम एज स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टाइम, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टाइम में जो स्क्वायर आया था उसका, तो इस फर्स्ट टाइम में जो नंबर आया उसके स्क्वायर का सेम है। ठीक है, तो सेम है तो मतलब हमने इक्वल टू का यूज कर लिया, इक्वल है। अब इसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम हो गई, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया 5x, सॉरी आप देखोगे यहाँ पर आएगा 5x प्लस 50, 5 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों को उधर ले चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। बताओ फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अगर मिली तो अब इसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। मैंने 4th क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छे से समझाया, इससे पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझाए गए हैं। अब थोड़ी सी जिम्मेदारी आप भी निभाओ और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ओके, 50 का फैक्टर करना है, 5 आना चाहिए माइनस करने के साथ में, तो यहां तक मैं आपको लाकर छोड़ देता हूं। 10 × 5 होता है 50 और 10 - 5 होता है 5। यही फैक्टर यूज कर लेना और आपका आंसर मिल जाएगा। बताओ ठीक है यहां तक कहानी? अगर यहां तक कहानी आपको समझ में आती है तो ये चीज हो गई आपकी पूरी की पूरी 5th क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक की। ओके, अब चलते हैं जरा 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे कि 6th क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। वहां पर जो भी बातें कहेंगे हम लोग देखते हैं, डिपेंड करता है कि कैसे उसको सॉल्व कराना है। अगर इजी होगा तो आप कर लेना, हार्ड हुआ तो हम करके देंगे। इन्होंने ये कहा, 6 में स्टार भी लगा हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट है एक तरह से। तो इन्होंने ये कहा है कि मिस्टर कसम है, वो क्या करते हैं, रन्स अ स्मॉल बिजनेस, एक स्मॉल बिजनेस चलाते हैं। कोई कसम आदमी है, उसको क्या करता है, एक स्मॉल बिजनेस चला रहा है। ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, तो वो क्या डेली का डेली ना कुछ एक फिक्स नंबर में पोर्ट बनाते हैं। जैसे मान लो अगर आप डेली 500 पोर्ट्स बना रहे हो, है ना, तो दूसरे दिन भी आप 500 अप्रोक्सीमेट ही तो बनाओगे। आज का काम और कल का काम इक्वल ही तो रहेगा लगभग, भले 10-15 पोर्ट आगे पीछे हो जाएं, उससे नहीं मतलब है, लेकिन लगभग आप 500 की अप्रोक्सीमेट बनाओगे, है ना। तो इन्होंने ये कहा कि वो डेली ना कुछ एक सर्टेन नंबर में पोर्ट बनाते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पोर्ट, हर एक पोर्ट में को बनाने के लिए जो खर्चा आता है, प्रोडक्शन ऑफ ईच पोर्ट कॉस्ट, ठीक है, वो खर्चा कितना आता है। तो इन्होंने लिखा 40 मोर देन 10 टाइम्स, ठीक है, 40 ज्यादा है, किसका ज्यादा है, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट जितना बनता है उसका 10 गुना, और उसमें भी 40 ज्यादा कर दोगे तो एक पोर्ट का खर्चा निकल आएगा, एक पोर्ट का खर्चा निकल आएगा। तो हमें ये तो पता चले कि पहले कितने पोर्ट बनते हैं वहां पर, है ना, तो हमें तो पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ पॉट्स इन 1 डे, तो एक दिन में मान लो वो एक्सपोर्ट बनाता है, वो जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, एक दिन में एक्सपोर्ट बनाता है। अब एक्सपोर्ट हो सकता है 100 पोर्ट हो, 500 पोर्ट हो, हमें नहीं पता कितने पोर्ट हैं, है ना बेटा। फिर उसके बाद में इन्होंने हमसे ये कहा था कि जो एक पोर्ट का खर्चा आता है, हाँ, कॉस्ट ऑफ 1 पोर्ट, एक पोर्ट का खर्चा जो है कॉस्ट है वो क्या है, 40 मोर देन, तो 40 हमको ऐड कर देना है, किस में ऐड कर देना है, 10 टाइम्स ऑफ द, ठीक है, क्या लिखा था, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पोर्ट। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने होते थे, x होते थे एक दिन में, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट, तो उसका 10 टाइम्स हो गया, ठीक है, उससे ये एक पोर्ट का खर्चा है बेटा। ओके, अब इन्होंने कहा ही मेक्स 1 डे, एक दिन में जितने भी पोर्ट बनाता है उसका। अच्छा, इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पोर्ट्स पर डे इज 600, अगर एक दिन में सभी पॉट्स को बनाने का खर्चा 600 है, टोटल पॉट कितने बनाए एक दिन में, x पॉट बनाए, ओके, और एक पॉट का खर्चा कितना आता है, इतना रुपए, एक पॉट का खर्चा इतना है, तो टोटल पॉट का खर्चा जो है 600 है। इस कहानी को जरा ऐसे समझो बेटा, एक बिजनेसमैन था, एक आदमी था, ठीक है, वो क्या करता है
कि टोटल 100 पॉट बनाता है। कितने पॉट बनाता है एक दिन में? 100 पॉट बनाता है ना। आप समझ गए होगे 100 बर्तन उसने बनाए। अगर मैं कहूँ एक पॉट को बनाने में खर्चा आया 5 रुपीज का, एक पॉट को बनाने में खर्चा आया 5 रुपीज का, तो इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर होना चाहिए कि अगर एक पॉट 5 रुपए का पड़ रहा है तो 100 पॉट खरीदने के लिए या बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा? तो 100 पॉट और एक पॉट का खर्चा मतलब 5, टोटल 500 रुपीज खर्चा होगा, एक दिन में खर्चा होगा। हाँ, इसी तरह से उसने दूसरी बात में कह दी कि एक दिन में उसका जो खर्चा आता है वो आता है 600। वो कितना आता है? 600। तो आपको क्या करना चाहिए? टोटल पॉट कितने बनाता है वो एक दिन में, ठीक है। तो हमें रखना चाहिए टोटल पॉट इनटू ये क्या है? एक पॉट का खर्चा है ना, एक पॉट, कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। तो जब कॉस्ट ऑफ 1 पॉट करते हो तो आपको टोटल खर्चा निकल कर आता है। टोटल खर्चा कितना? 600 आता है, समझे। तो इसी ये वाला जो फॉर्मूला हमने बना के दिखाया है आपको, बस यही आपको अप्लाई कर देना है। कैसे? देखो कैसे, जरा इसको क्लियर लिख लें हम। टोटल पॉट कितने बनाए? टोटल प्रोडक्शन पॉट इन 1 डे। तो आप यहां लिख लो टोटल पॉट्स इन 1 डे, ठीक। टोटल पॉट जितने भी आप बनाओ, हमें नहीं पता कितने बनाते हो, फिर उसके बाद में यहां पर मल्टीप्लाई करना है इसका किसके? कॉस्ट 1 पॉट के। तो 1 पॉट का कॉस्ट कितना आता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक पॉट को बनाने में जितना खर्चा, तो आपको टोटल खर्चा मिल जाएगा। और ये कहा है कि एक दिन में खर्चा आता है 600 रुपीज। आई होप आपको ये पूरी कंडीशन समझ में आई होगी कैसे आई। हाँ, मैंने कहा अगर आप एक टॉफी को 5 रुपीज में खरीदते हो तो बताओ 10 टॉफी कितने की पड़ेगी, है ना। तो आप कहोगे सर 10 5 50 रुपीज। इसी तरह से अगर एक पॉट को बनाने में इतना खर्चा आता है तो टोटल एक्स पॉट बनाने में कितना खर्चा आएगा? तो आप कहोगे सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल खर्चा आ जाएगा, है ना। तो वही तो काम किया है, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया एक्स और इंटू एक पॉट का खर्चा कितना था? 40 + 10x। बस सॉल्व करो बेटा। 40x, x को 40 से किया, x को 10x से करोगे 10x² = 600। फिर उसके बाद देखोगे तो 10x² और साथ ही साथ मैं ऐसे कर देता हूँ, 10 यहाँ कॉमन है, 10 कॉमन है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। फिर आप कहोगे सर 10 कॉमन गया तो 4x और यहाँ से 10 गया तो x² = 600। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट हो गया तो x² + 4x = 60 बच गया। राइट फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 60 बच गया तो 60 को क्या करो? इधर ले आओ। तो 60 को जब इधर लेकर आओगे तो आप कहोगे सर ऐसे लिख लीजिए x² + 4x - 60। तो 60 का फैक्टर करो, माइनस करने से 4 आ जाए तो 15 4 × 60, लेकिन 11 आएगा, 4 तो आएगा नहीं। 10 4 × 6 10 6 × 60, 10 6 × 60, 10 - 6 मतलब 4, यही आपका फैक्टर लगेगा। फैक्टर लगा दो, सॉल्व कर दो, पूरे साम दाम दंड भेद लगा दो सबके सब और पूरा आंसर लेकर आओ। जो भी x की वैल्यू आ रही होगी वही आपका आंसर बनाकर देगी कि आप एक दिन में कितने पॉट बना रहे थे। ठीक है ना, आपको यहां तक समझ में आया एक दिन में कितने पॉट बन रहे थे? x की वैल्यू आपकी यहां पर बताएगी कि एक दिन में कितने पॉट आप बना रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलें आगे। अब चलो, फिर इन्होंने 7th क्वेश्चन में समझाया है कुछ ना कुछ। 7th क्वेश्चन की भी बात करेंगे। प्रतीक भाई साहब हैं शायद, तो प्रतीक भाई साहब क्या कह रहे हैं जरा आप लोग रीड कर लो तब तक अपनी अपनी बुक्स में। बुक्स तो रखे ही होगे सब लोग। बिना बुक के मैथ लगाओगे कैसे लग जाएगी? तो देखो, इन्होंने कहा प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बेटा मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होती हैं, जरा इनको समझा दिया जाए। तो जब आप एक नाव चला रहे हो, सपोज करो ना ये नदी है, ये क्या है? एक नदी है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज रिवर। अच्छा ठीक। फिर इसके ऊपर एक बोट है,
ये बोट हो गई हमारी, बताओ ठीक है, ड्राइंग अच्छी है ना। तो ये हमारी बोट हो गई। अब बात करते हैं जो नदी है वो बह किस तरफ रही है, तो वो बह रही है इस तरफ। ओके, नदी जो है वो इस तरफ बह रही है। अब आप जरा अंदाजा लगाओ कि अगर नदी को x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बह रही होगी और जो बोट है, बोट की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। आप जरा समझना बात को, अगर आप नदी में खड़े होगे और नदी जिस डायरेक्शन में बह रही होगी आप उसी डायरेक्शन में बहते हुए चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? आपको हेल्प होगी ना, आपको हेल्प होगी कि नहीं होगी बताओ मुझे? हाँ, हेल्प होगी। तो उस कंडीशन में जब जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है और उसी डायरेक्शन में नाव भी बह रही है तो आपकी स्पीड और जो नदी की स्पीड होती है वो दोनों ऐड हो जाएगी। अगर नदी 6 किलोमीटर की स्पीड से चल रही होगी, आप 5 से चल रहे हो, तो दोनों की स्पीड मिलाकर आपकी टोटल स्पीड कितनी हो गई? 11 किलोमीटर पर आवर। टोटल कितना हो गया? 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। समझ रहे हो? तो आप क्या समझते हो यहां पर कि x प्लस वाई जो होगा अब टोटल स्पीड हो गई। और इसी स्पीड को जब बोलते हैं कि आपकी नदी की जो डायरेक्शन है बहने की और आपकी जो डायरेक्शन है चलने की, अगर वो दोनों सेम है तो आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी और उस समय हम इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम स्पीड है ये। डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के साथ में चलना। ओके, अब अप स्ट्रीम की बात करते हैं। जरा थोड़ी देर के लिए सोचो कि नदी इस डायरेक्शन में आ रही है और आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना? नदी इस डायरेक्शन में आ रही है, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या होगा? आपकी स्पीड ज्यादा होगी या कम हो जाएगी? आप कहोगे सर मैं तो इस डायरेक्शन में जाता, पानी मुझे इस तरफ खींच रहा है, मतलब मेरी स्पीड को रोक रहा है। कौन रोक रहा है? पानी रोक रहा है। कितना रोकेगा? जितना उसकी स्पीड होगी उतना रोक पाएगा। तो आप अगर 15 की स्पीड में जा रहे थे और नदी की स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में अपोजिट थी, तो आपकी स्पीड घट जाएगी 10 किलोमीटर, आप टोटल 5 किलोमीटर की स्पीड से जा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल बोला है ना? तो यहां पे जरा समझो, इस बात को समझो कि नदी की स्पीड अगर x थी और आपकी स्पीड y थी, तो आपकी स्पीड इधर जा रही थी, नदी से उधर से आ रही थी, तो आपकी स्पीड क्या होगी? नदी रोक देगी। और कितना रोक देगी? y आपकी स्पीड में से x की स्पीड कम कर दी जाएगी, क्योंकि नदी इस डायरेक्शन में आ रही ना, x की स्पीड से आ रही थी, इस डायरेक्शन में आना शुरू कर दी। अब तो वो क्या हो गई? स्पीड अपोजिट हो गई। तो उस कंडीशन में आपकी जो स्पीड होगी कम हो जाएगी, y में x किलोमीटर कम हो जाएगा और इसी को बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो नदी के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का खेल समझ में आया। अच्छा ये सोचो थोड़ी देर, जरूरी है क्या कि नदी बहेगी ही? जरूरी है क्या? कभी कभी तो नदी का पानी बहता नहीं है, और जब सब नहीं बहता है तो उस समय जब आप नाव चलाओगे, जब उस समय बोट चलाओगे उसके ऊपर, तो स्पीड कितनी होगी? तो जितनी स्पीड आप दोगे ना उतनी ही रहेगी। नदी का कुछ भी उसमें इंटरफेयर नहीं रहेगा। नदी आपको ना रोकेगी ना आपको जाने में हेल्प करेगी। मतलब उस समय अगर मैं बात करूं स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर, तो अगर आपकी y किलोमीटर थी तो y किलोमीटर ही रहेगी। उसमें नदी आपको कुछ न हेल्प नहीं करेगी, ना जाने में हेल्प करेगी, ना आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगी, ना डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि पानी जो है स्थिर है, ठहरा हुआ है, स्टिल है ना फ्रेंड्स? तो ये हो गई स्पीड्स आपकी। डाउन स्ट्रीम स्पीड ये होती है कितने किलोमीटर, अप स्ट्रीम में माइनस कर दिया जाता है। आपकी स्पीड में से नदी की स्पीड माइनस करनी है, जरा ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये बात अगर समझ में आ गई हो तो ओके, नहीं आई है तो वीडियो को रिवर्स करो और एक बार फिर से समझो। नहीं समझोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है, ये मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलो देखो, तो इन्होंने ये कहा प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रेवल 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर उसको जाना है। जरा एक फिगर बनाते हैं, जरा वो समझो। ये 36 किलोमीटर उसको जाना था। ठीक है स्टूडेंट, ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान रखना। 36 किलोमीटर
डाउन स्ट्रीम में जाना है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, नदी भी आपके साथ में चल रही है ना। तो नदी, आप जब इस तरफ से इस तरफ जाओगे तो जो रिवर होगी, ये जो रिवर है वो भी इसी तरफ चल रही है, डाउन स्ट्रीम है। और इस समय उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 8 आवर्स। ओके, चलो यहां पे लिख लेते हैं 7th में। तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम 8 आवर्स। ओके, चलो आगे बढ़ो। फिर इन्होंने ये कहा एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, और फिर वहीं पर क्या करना है, वापस भी आ जाना है आपको। तो जरा यहां समझना मेरी बात को। प्रतीक 8 आवर्स टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, मतलब वो जाता भी है और वापस आ भी जाता है, दोनों के लिए टाइम है। ये जाने और आने में जो लगा हुआ टाइम है उसमें आपका टोटल 8 आवर लग जाता है। जरा इस बात को पूरी अच्छी तरह से समझ लो बेटा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी समझो कि यहां पर 36 किलोमीटर के साथ में जो आपकी स्पीड होगी, पहले आपको वो पता होना चाहिए कि स्पीड कितनी है, ताकि नदी की स्पीड और अपनी स्पीड को कैलकुलेट कर पाए। तो जरा क्वेश्चन को एक बार पूरी तरह से पढ़ लो पहले। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 12 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, ठीक है। तो वाटर की स्पीड आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ये कहूंगा, सबसे पहले आप अपनी स्पीड और वाटर की स्पीड को पहले लेट करो। देखो, सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है वो है 12 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। और हमें नदी की स्पीड बतानी है, तो आप क्या कहोगे, लेट स्पीड ऑफ करंट। करंट समझते हो, लहर या फिर धारा बोल लो, ठीक है। जो नदी की जो धाराएं होती हैं उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। ये मैंने यहां तक आपको समझाया। अब जरा ये बताओ मुझे, आप जरा ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं कि आप इसी की डायरेक्शन में जा रहे हो, नदी की ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको पता है ना वो डाउन स्ट्रीम होता है, और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में जो होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है। क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो मतलब आपकी स्पीड और करंट की स्पीड ऐड हो जाएगी, टोटल इतनी स्पीड आ गई। अगर आप उल्टा आ रहे हो, नदी इस तरफ जा रही है, आप उस तरफ से आ रहे हो, तो दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करोगे, नदी आपको रोकेगी, तो उस समय अप स्ट्रीम हो जाएगा। उल्टा आओगे तो आप कहोगे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, आपकी स्पीड में से उसको माइनस किया जाता है, तो मतलब ये हो जाएगा 12 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स बात, किसकी बात हो गई, स्पीड्स की। ये आपकी अकेले की स्पीड हो गई, ये नदी की अकेले की स्पीड हो गई। और दोनों ही जब एक साथ काम करने लगो, अगर मतलब एक साथ जाओगे तो 12 प्लस वाई, अगर अपोजिट आओगे तो 12 माइनस वाई आपको अप्लाई करना है, ठीक है। स्पीड इतनी हो गई। अब डिस्टेंस कितनी यूज करते हो, तो जाने में भी 36 किलोमीटर था, आने में भी 36 किलोमीटर था, है ना। तो जब आप गए और वापस आए, टोटल टाइम लिया आपने 8 आवर्स का। क्वेश्चन यही तो कह रहा है, टोटल टाइम कितना लिया, 8 आवर्स का। जरा आप मुझे सोच के बताओ बेटा, सोच के बताओ कि जरा डाउन स्ट्रीम की बात की जाए, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मैंने यहां लिख दिया है, डाउन स्ट्रीम। सोचो, यहां पे बहुत सारी लाइंस बन गई ना, इसको जरा रफ करके आपको समझाते हैं डाउन स्ट्रीम क्या है। ये टोटल डिस्टेंस थी 36, नदी भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, आप जो हैं ये आपकी बोट है, ठीक है, ये आपकी बोट है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही, दोनों डाउन स्ट्रीम में चल रहे हो। तो उस समय जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, उस समय जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी आएगी, 12 प्लस वाई। डिस्टेंस कितनी यूज की है, 36, जाने के लिए 36 ही तो लगी है, डिवाइड बाय टाइम। हमने कहा ये टाइम t1 है, जाने में लगता है टाइम कितना, t1 लगता है, सपोज कर लिया हमने, लेट कर लिया, चाहे यहां लिख भी लो, टाइम इज इक्वल टू t1, और रिटर्न टाइम जो हो जाएगा, रिटर्न टाइम
इज इक्वल टू T2 मैंने लेट कर दिया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे आप लोगों को पता चल गया है कि टाइम जो निकल कर आया है वो टोटल हमारा 8 लगता है। तो जाने में जो T1 लग रहा था, आने में जो T2 लग रहा है, दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल 8 बन जाएगा कि नहीं। टोटल टाइम इज इक्वल टू 8 आवर लगा था कि नहीं, आपको क्वेश्चन में दिया ना टोटल टाइम जाने और आने में 8 आवर। तो जाने के लिए लगा T1 और आने के लिए लगा T2, तो ये हो गया 8 आवर हुआ। फिर उसके बाद में T1 की वैल्यू कितनी थी, 36/12 प्लस वाई, तो हमने रख दिया 36/12 प्लस वाई। और फिर यहाँ था 36/12 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 आ गया। बताओ क्लियर है यहाँ तक? अगर ये कहानी समझ में आ गई हो तो अब जरा आगे चलेंगे। इन सब का कोई काम नहीं बचा है, इसको आप कर सकते हो रफ। ओके, चलो देखो, तो उस इक्वेशन को अब ना आपको कर लेना है सॉल्व। क्या करेंगे अब इसमें सॉल्व? देखो आपको पता है ना ये मल्टीप्लाई में, या फिर यूँ समझाऊँ अगर आपको कि ये मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो सबसे पहले तो आप नीचे करोगे मल्टीप्लाई इसका, 12 प्लस वाई 12 माइनस वाई। ओके, फिर ऊपर क्या होगा बेटा, ऊपर क्या होगा, ऊपर मैं ये कहता हूँ कि आप क्या करो, ये जो चीज़ लिखी ना 36 इसको कॉमन ले लो। ठीक है, और जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचा हुआ होगा 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 माइनस वाई, और ये जब 12 प्लस वाई उधर जाएगा तो ये भी 1 के साथ में 12 प्लस वाई, और ये हो गया 8। इसको डिवाइड में ले आओ, यहाँ माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट है ना। फिर आप देखोगे 12 और 12 कितना होता है, 24 डिवाइड बाय, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन कितना 36। बताओ यहाँ तक समझ में आ रही है कहानी? हाँ, ये जो डिवाइड कॉमन लिया था हमने डिवाइड में भेज दिया। अगर डिवाइड में भेजा तो आप ये भी तो समझ गए होंगे। ये देखो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, मैंने इधर डिवाइड कर दिया तो ये 3 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा 3 अपॉन इसका हो गया 144 माइनस वाई स्क्वायर 1 अपॉन 36 को इधर ले आओ, इसको उधर भेजो स्टूडेंट्स। समझते जाओ, क्वेश्चन बड़ा लेंथी होता जा रहा है। 36 को इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 एंड 10 इज इक्वल टू 144 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब आगे चलो, तो अब जरा इसको माइनस कर लो बेटा, माइनस करके बताओ कितना आया हमारे पास में। तो वाई स्क्वायर है ना, इसको उठा के इधर ले आओ, 108 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और इसको उठा के उधर ले चलो 144 माइनस 108, माइनस करो कितना आ गया हमारे पास 6 13 10, यहाँ हो गया 3, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36। और जब वाई स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर रूट 36 प्लस माइनस के साथ में, तो ये हो गया प्लस माइनस 6। तो आपको पता होगा माइनस लेना नहीं है, वाई की वैल्यू 6 लेनी है, दैट इज़ योर आंसर। तो इतना ज़्यादा इसको आपको समझ के चलना है कि ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा और कोई तरीका नहीं है ना। स्टेप्स आपको थोड़ा ध्यान देने पड़ेंगे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के। कंडीशन बहुत इजी है, टाइम ऐड कर देने से 8 आ जाएगा, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कुछ देर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, बट उसको अगर ठीक से समझोगे तो वो आपको समझ में आएगी कि टाइम जो है वो 8 आ रहा है, बस उसी को पकड़ के आप ऐड कर देना, वहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमें से क्या कहा जा रहा है। 8 में जो बातें कही जाएंगी उनको हम लोग समझेंगे कैसे हमें करना है, राइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहे हैं, Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work। नीशु जो काम करती हैं उसको करने में पिंटू 6 डेज ज़्यादा लेता है। अगर नीशु 5 डे में एक काम कर देती है तो जो नीशु जो है 5 डे में अगर कोई काम कर देती है तो जो पिंटू हैं वो 6 डेज ज़्यादा लेते हैं, मतलब वो 11 डेज में वो काम करके देंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद इफ़ द वर्क टुगेदर दे फिनिश इन 4 days, अगर एक साथ काम करते हैं और 4 दिन में ही ख़त्म कर देते हैं तो आप बताओ हाउ मैनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट वर्क इफ़ दे वर्क अलोन, अगर अकेले अकेले काम करें तो कितना काम करेंगे, कितने दिन में ख़त्म कर देंगे, ये आपको बताना है। ओके, देखो यहाँ पर ना एक चीज़ हम आपको समझाएंगे कि जो भी काम करना होता है उसको हम लोग वन लेट करते हैं। कोई भी एक पूरा काम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वर्क किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमको नहीं पता ना कि पिंटू कितना काम कर रहे हैं, हमको पता है क्या कि पिंटू कितना काम कर रहे हैं, या हमको पता है क्या कि निशु कितना काम कर रही हैं, नहीं पता ना, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। क्या लेट करना है स्टूडेंट, जरा ये बात को समझो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करना है हमको इसमें, देखो तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम यहाँ लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो लेट निशु कंप्लीट अ वर्क इज इक्वल टू x डेज। कितने डेज में कंप्लीट करती है स्टूडेंट्स, x डे में कंप्लीट कर लेती है। फिर उसके बाद ये भी समझना चाहिए कि जो पिंटू थे, पिंटू भाई साहब हमारे कंप्लीट करते हैं वर्क को कितने डेज में, x + 6 डेज में। क्यों x + 6 डेज, क्यों, क्योंकि जितने दिन वो निशु लेती है कंप्लीट करने के लिए उससे 6 डेज वो ज़्यादा ले लेते हैं, है ना, वो ज़्यादा लेजी हैं भाई साहब हमारे, तो वो हमसे ज़्यादा दिन ले लेंगे, 6 दिन हमसे ज़्यादा ले लेते हैं, ऐसी बात इन्होंने हमसे कही थी। फिर अब जरा इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझो स्टूडेंट। हम लोगों को यहाँ पे जो भी काम करना होता है वो 1 दिन का वर्क निकाला जाता है, ठीक है, और जो भी काम किया जाता है उसको वन किया जाता है, मतलब पूरा काम जो होता है हम उसको कहते हैं वन वर्क है, ठीक है। 1 नंबर से लेट करेंगे कि ये जो काम है वो 1 है। अब जैसे मैं निशु की बात करूं तो निशु जब x दिन में एक वर्क करती है, कंप्लीट अ वर्क पूरा काम जो करती है वो कितने दिन लगाती है, x वर्क। तो आप बताओ जरा 1 दिन में कितना काम करेगी, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये जो x लिखा है ना इसको डिवाइड में ले आओ। जैसे मैं कहूँ 1 वर्क इज इक्वल टू x डेज, ये किसके लिए कर रहे हैं, ये निशु के लिए कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। निशु जो है 1 वर्क करती है कितने दिन में, x डे में, तो आप कहोगे सर x को डिवाइड में लाओगे 1/x वर्क करेगी, वो कितने दिन में, 1 दिन में। 1 दिन में वो इतना काम करती है, कितना काम, 1/x वर्क। ओके, फिर उसके बाद अगर मैं पिंटू की बात करूं तो पिंटू भाई साहब हमारे एक काम को करने के लिए x + 6 डेज लेते हैं, ठीक है। फिर x + 6 को जरा डिवाइड में ले आओ तो 1/x + 6 वर्क जब करेंगे वो, तो वो 1 दिन लगाते हैं पूरा, ठीक है, 1 दिन लगाते हैं। अब एक और अच्छी बात समझो, अगर ये दोनों एक साथ काम करने लगे, ठीक है, जरा यहाँ ये बात समझो कि क्वेश्चन में कहा कि इफ दे कंप्लीट अ वर्क टुगेदर इज इक्वल टू 4 डेज। कितने टुगेदर जब काम करते हैं तो एक काम कितने दिन में करते हैं, 4 डेज में। तो आप बताओ जरा कि टुगेदर जब काम करेंगे तो वो कितना टाइम लेंगे। तो मैंने कहा यहाँ टुगेदर की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, जरा याद रखना, वो अकेले अकेले की बात थी, वो निशु 1 दिन में इतना काम करती थी, पिंटू 1 दिन में इतना काम करते थे। लेकिन जब टुगेदर वाली कंडीशन पढ़ेंगे तो हम कहेंगे 1 वर्क जब वो लोग करने चाहेंगे एक साथ तो वो 1 डे में कितना काम करेंगे, 1/4 वर्क करेंगे। कितना काम करेंगे, 1/4 वर्क करते हैं जब एक साथ काम करते हैं ना। सोचो एक दिन ऐसा आया जब निशु भी गई काम करने तो उसने इतना काम किया 1 दिन में। फिर 1 दिन का काम बता रहे हैं, 1 दिन में इतना काम किया, अपने हिस्से का तो काम कर लिया। अब पिंटू ने भी 1 दिन में इतना काम किया, अपने हिस्से का काम कर लिया, ठीक है, दोनों एक ही दिन की बात कर रहे हैं, उसी सेम डे में काम कर रहे हैं, इतना काम किया तो पूरा काम खत्म हो गया। और 1 दिन में कितना काम होता है, टोटल इतना काम होता है जब वो टुगेदर काम करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि आप यहाँ ये कह सकते हो कि एक दिन का जो काम मिला था अगर वो 1/x निशु करे और 1/x + 6 वर्क कौन करे, पिंटू करे, अगर तो टोटल काम 1/4 जो होता है 1 दिन का वो पूरा हो जाता है।
समझे? तो ये निशु के द्वारा किया हुआ काम था और ये पिंटू के द्वारा किया हुआ काम था, और एक काम को पूरा करने में जो एक दिन में काम पूरा करते हैं वो इतना काम पूरा करते हैं, जब वो टुगेदर काम करते हैं एक दिन में इतना काम करते हैं। समझे? ये टुगेदर की बात कर रहा हूँ, तो टुगेदर में आपको ऐड कर देना है दोनों का काम, तो टोटल काम इतना हो जाता है। अब जरा ये भी समझो, आप इसको सॉल्व करा सकते हो। x प्लस 6 को इधर ले आओ और ये जो है उधर जाएगा। आपको पता है ना एलसीएम कैसे लिया जाता है, नीचे वाला नीचे से डिवाइड हो जाता है, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व किया जाता है। अब x प्लस 6 प्लस x नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4। फिर उसके बाद में आप देखोगे x और x 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1/4। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से रफ कर लेता हूँ। समझते चलना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस कंडीशन बनाना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऐसा ही कंडीशन बनाई जाती है, जब बस एक एक दिन का काम निकाल लो उनका, बस हो जाएगा। फिर 4 को इधर से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 ज़ा 8x, 4 6 ज़ा 24, और इसको जब इधर भेजोगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इन दोनों को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर ये बच गया हमारे पास कितना, माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा फैक्टर करो, माइनस करने से 2 आना चाहिए। चलो बताओ आएगा कोई फैक्टर? 12 2 ज़ा 24 नहीं, 8 3 ज़ा 24 नहीं, 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 हो गया। तो 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है। तो आप यहाँ पुट कर दोगे 6 माइनस 4, और ये हो गया x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आप देखोगे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ x कॉमन मिल रहा है, तो आपके पास हो जाएगा x माइनस 6। ओके, यहाँ 4 कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 6 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपको पता है ना क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ इफ़ वाली कंडीशन लगानी है। इफ़ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू 6 आ गई। और फिर अगर इफ़ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4। आपको पता है पॉजिटिव वाला आंसर अच्छा आ रहा है, तो वही हमको ले लेना है। मतलब निशु जो है वो x डे में काम करती थी, मतलब 6 डे में काम करती थी, और जो पिंटू हुआ करते थे भाई साहब हमारे, वो x प्लस 6 मतलब 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 डे में काम करेंगे। दैट इज योर आंसर। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक पूरी वो कहानी समझ में आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है और कैसे हम लोग कर पा रहे हैं, है ना। चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है उसको भी समझ लो। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को ना आपको ट्रिक के उस तरह से बताऊंगा, एक मतलब एग्जाम्पल की तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप लोग डिवीजन करते हो और डिवीजन का आंसर कैसे आता है ना। तो ज़रा समझना इस बात को कि क्या क्या हमें यहाँ पे समझना है। देखो स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई डिवाइड करते हो ना स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा 25 को डिवाइड करो 5 से, तो आप कहते हो सर 5 5 ज़ा 25, दैट इज़ कैंसिल आउट। ओके, तो आपका ये जो नंबर होता है जिसको डिवाइड करे हो इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलते हैं। जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको बोला जाता है डिवाइजर। और ये जो आंसर आता है इसको बोलते हैं कोशिएंट। क्या बोलोगे, कोशिएंट। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में ये जो बनता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, तो ये जो आपके चारों चीज़ें आई हैं, इनको रखने के लिए एक इक्वेशन बनाई गई है। वो इक्वेशन कैसे बनाई गई है ज़रा ये समझो। ये जो डिविडेंड निकल कर आता है, डिविडेंड जो होता है वो होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट। डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। जरा देखो क्या इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही। डिविडेंड कितना था, 25 था। डिवाइजर कितना है, 5 है। कोशिएंट कितना है, 5 है। रिमाइंडर कितना है, 0 है। तो 25 प्लस 0 25, ये देखो सॉल्व हो गया।
समझे बातों को? समझे कि डिविडेंड जो होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये बात आपको मैंने यहाँ पर करके दिखाई है ना। अब इसी को हम लोग कोड लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि हमें नहीं पता कितने कितने नंबर लेने हैं और कैसे करना है, बस हमको इतना पता है कि डिवाइड किसको करना है। बस जरा समझना क्वेश्चन को। यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर ले लो, देखो इन्होंने कहा कि इफ 460 इज डिवाइडेड मतलब किससे डिवाइड किया जा रहा है? बाय अ नेचुरल नंबर। ये देखो यहाँ पे लिखा 460, ओके। ये क्या है? डिवाइड किया जाता है किसी नंबर से, नेचुरल नंबर से डिवाइड किया जाता है। हम मान लेते हैं x से डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद में बोला है जो कोशिएंट है वो 6 मोर देन द डिवाइजर। डिवाइजर कितना? जिससे डिवाइड किया जा रहा है x, और कोशिएंट क्या है? इससे 6 ज़्यादा है, मतलब x + 6 हो जाएगा। और रिमाइंडर जो आता है सॉल्व होकर वो आता है 1। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो कहानी में कुछ चीज़ें दी गई हैं वो समझो। इन्होंने कहा कि जो डिवाइजर है, हमने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट 460 is divided by x। x से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद में कोशिएंट क्या बनकर तैयार होता है? x + 6 बनकर तैयार होता है। और आपको पता ही होगा कि यहाँ पर रिमाइंडर हमें दिया गया है। रिमाइंडर कितना दिया हुआ है? 1 दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कहा है, बस इन्होंने इतना कहा है कि ये चीज़ें मिलती हैं। तो हम लोग जानते हैं ना, सिंस क्या जानते हैं? जो डिवाइजर होता है वो होता है डिविडेंड। एक मिनट, डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर, डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब जरा इसकी बात समझो। डिविडेंड कौन सा होता है? 460। तो 460 यहाँ जरा पुट करो। अभी एग्जांपल हमने बताया था। डिवाइजर क्या होता है? जिससे डिवाइड किया जा रहा है x। कोशिएंट कितना आया था? x + 6 आया था, प्लस रिमाइंडर कितना आया था? 1 आया था। सबकी जगह पुट कर दिया। अब बस सॉल्व कर दो। ये हो गया x² + 6x + 1, यहाँ आ गया 460। 460 को उधर ले चलो बेटा। x² + 6x + 1 - 460 = 0। सो x² + 6x - 459 = 0। अब इसके आगे की कहानी आपको खुद कर लेनी है। 459 का फैक्टर आप बनाओ, डिवाइड करके चेक करना कितना क्या आ रहा है। आएगा आंसर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको माइनस करने से 6 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको लाकर छोड़ दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। इसके आगे आपको करके दिखाना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए पेपर के लिए कि ऐसे इस क्वेश्चन में डिविडेंड जो होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट लगाया जाएगा, है ना। तब तक ये नहीं पता होगा तब तक इसमें कुछ भी आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि बुक के अंदर कोई भी कंडीशन दी नहीं गई है, ये खुद से याद करने वाली कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई यहाँ तक कहानी? अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है, अब चलेंगे आगे, एक और क्वेश्चन कर लेंगे साथ ही साथ और समझेंगे कि इसमें हमें क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद में हमारे सब के सब क्वेश्चंस खत्म। मुबारक हो, एक एक्सरसाइज आपने और निपटा दी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक फिगर बेस्ड है। फिगर बेस्ड में हमें क्या क्या दिया हुआ है जरा वो समझते हैं। ये फिगर जो है ट्रेपेजियम का फिगर है, देखने से ही पता चल रहा है। इन्होंने ये कहा है इन द एडजॉइनिंग ABCD, एक ABCD फिगर इन्होंने दिया है। जो ट्रेपेजियम होता है स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसे बनता है। खास बात ये होती है इसकी कि आमने सामने की जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, बाकी दो लाइनों को छोड़कर। ओके, कहा है AB और CD जो है वो पैरेलल है, तो हमने कहा ये A, B, C और D क्या है? पैरेलल है ना। बुक में भी ऐसे ही बनाया गया है। ये ऊपर वाली x दे दी है, इन्होंने इसकी हाइट दे दी है x - 4, फिर यहाँ पे दिया है 2x + 1 और फिर दिया है x - 2। ओके फ्रेंड्स, तो कहा है इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया दिया है वो कितना है? 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स
ओके, सब साइड्स की आपको लेंथ बतानी है कि सब साइड की लेंथ क्या होगी वो बता दो, और फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस, गेट द सॉल्यूशन गेट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको अगर बताऊं तो जो ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम का एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला कुछ यूं यूज किया जाता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल का सिंबल बना है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पैरेलल है, पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये इसका फॉर्मूला होता है कि पैरेलल साइड जो है उनका सम कर दो और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो इसके साथ में। चलो देखो, तो वैसे तो बुक में दिया हुआ है आई थिंक, हाँ बुक में सारी बातें दी हैं, 1/2 दिया है और फिर लिखा है AB प्लस CD। AB प्लस CD क्यों लिखा है? क्योंकि सम करना है, मतलब ऐड करना है पैरेलल साइड, ये पैरेलल है इसके, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, AB प्लस CD। उसके बाद में डिस्टेंस कितनी दी है, डिस्टेंस आपकी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी दी है M, तो AM आप रख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में देखोगे एरिया जो है वो कितना है, 33 है, तो 33 इज इक्वल टू हो जाएगा, 33 इज इक्वल टू 1/2, AB की वैल्यू है x और इस CD की वैल्यू है 2x प्लस 1 इंटू AM, ठीक है, यहाँ AM आएगा, ये आपका जो है रेड कलर के उसमें बॉक्स में बंद है तो मैंने यहाँ भी बंद कर दिया, और फिर यहाँ क्या आएगा AM, और AM की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, पता है ना AM की वैल्यू कितनी आ गई, कहाँ AM, x-4, ये हमने x-4 फिल कर दिया। अब यहाँ देखो जरा, ये 2 जो है डिवाइड में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 66 इज इक्वल टू में x और 2x कितना हो गया, 3x प्लस 1, और फिर नेक्स्ट जो बॉक्स रेड कलर में बना हुआ है उसमें हमारा आएगा x-4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के बॉक्स बने थे, एक बना था ये वाला और एक बना था ये वाला। ओके चलो आगे चलेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x को x से करोगे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस x माइनस 4, सही है। 3 को x से किया तो 3x स्क्वायर, 3 को इससे 4 से करोगे 3 4 12x एंड 1x माइनस 4, बिल्कुल सही है, यहाँ पे आ जाएगा 66। अभी इन्होंने इक्वेशन टाइप नहीं बनाया है, अब हम लोग बना लेंगे कि यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, 64 को उधर ले चलो, 3x स्क्वायर, ये तो सॉल्व हो गया ना, माइनस 11x माइनस 4, 64 इधर आ गया, माइनस 66 इज इक्वल टू 0, सो 3x स्क्वायर माइनस 11x, ये हो गया 70 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 2 बॉक्स दिए गए हैं आई थिंक, है ना, हाँ ये 2 बॉक्स दिए गए हैं, आप इनको फिल कर लो। लेकिन बेटा ये प्लस में दिया हुआ है, एक चीज़ कुछ गड़बड़ हो रही मेरे को लगता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है अपने पास, 1 मिनट देना, x-4 है, 3x प्लस 1 x-4, हाँ ये सही तो है, x-4 है ना, 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस आ रहा है स्टूडेंट्स, ये गड़बड़ कर रहा है मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्यों प्लस आ रहा है भाई, यहाँ तो माइनस आएगा ना, 3x स्क्वायर 3 4 12 प्लस माइनस माइनस, बिल्कुल सही है, तो क्यों दे रहे हो भाई प्लस। चलो देखते हैं, हम अपने तरीके से करते हैं, बाकी बुक में जो दिया है उसको हम लोग बाद में समझेंगे कि सही दिया है या गलत, ठीक है, आंसर आता है कि नहीं आता है वो हम समझ के चलेंगे आगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे इन्होंने हमसे ये कहा कि 70 और 3 इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 70 और 33 का, तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। 210 का मल्टीप्लिकेशन ऐसा करो कि माइनस करने से 11 आना चाहिए, 210 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन कि माइनस करने से 11, बिल्कुल सही मेरे दिमाग में आया है। 21 इंटू 2 करो, 10 करोगे तो 210 आ जाएगा, और 21 माइनस 10 करोगे तो 11 आ जाएगा, आएगा। तो यहीं पर यही वाला फैक्टर रख दो ना, 3x स्क्वायर माइनस 21 माइनस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब इससे ज़्यादा अच्छा क्या चाहिए, मिल गया। अब और आगे चलें तो इसको यहाँ से मिटा लो ताकि आगे बढ़ पाओ। 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। आप देखोगे 3x कॉमन है तो x माइनस 7 प्लस 10x माइनस 7, बेटा
हमारा क्वेश्चन कहीं नहीं फंसा, इसका मतलब हम लोग सही थे। बुक में जो दिया हुआ है ना, इस जगह पे प्लस दिया हुआ है, ये आप बुक में सही कर लेना, वहाँ पर गलत हो गया है ना, बुक वालों से गलत हो गया है, वहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है बुक में, तो उसको आप सही कर लेना, प्लस नहीं माइनस रखा जाएगा। तो अब आप देखोगे कि जैसे ही आप 3x + 10 रखोगे इफ़ करके, तो इफ़ करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा -10/3, और जब आप x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 7, मीन्स x की वैल्यू 7 है हमारे पास। सॉल्व करने से पता चला कि x की वैल्यू कितनी है, 7 है। इन्होंने कहा था फाइंड ऑल साइड्स, तो ऑल साइड में AB हमको दिया गया है x की वैल्यू आई 7, BC हमें दिया गया है x - 2 मतलब 7 - 2 मतलब 5, फिर हमें CD दिया हुआ है 2x + 1 मतलब 2 × 7 + 1 मतलब 15, फिर उसके बाद में दिया हुआ है AM x - 4 मतलब 7 - 4, ये हो गया 3। सारी साइड्स फाइंड कर दी। ओके, इन्होंने यही चीज़ हमसे कही थी। तो यहाँ तक पूरा क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और मज़ा आई होगी आज के सेशन में। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करना। जितने भी लोग यहाँ पर नए आए हो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस सेशन को शेयर कंपलसरी करना। ठीक है, कंपलसरी है कि शेयर करना ही करना है फ्रेंड्स, तो इसको शेयर जरूर कर देना ताकि और बच्चों को भी ये कंटेंट पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज यहीं पर इसका ये जो सेशन है यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।